नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मायावती का हाथी 2024 के लोकसभा चुनाव में किस करवट बैठेगा, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि मायावती एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर कर चुकी हैं कि जो पार्टी या संगठन या गठबंधन धर्मनिरपेक्ष होगा, संविधान को मानेगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। जाहिर है कि प्रकारांतर रूप से उन्होंने एनडीए को नहीं बल्कि इंडिया की ओर इंगित किया है, क्योंकि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, धर्मनिरपेक्षता विरोधी है। इसलिए उसके साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। और मायावती की जो सियासी विचारधारा है वह अंबेडकरवाद से, बुद्धिज्म से और दलित आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में चिन्हित किया गया है लंबे समय से, और यह कहा जाता है कि मोदी और शाह के इशारे पर यह कुछ भी कर सकती हैं। मोदी और शाह की एजेंसियां इन्हें डरवाती रहती हैं और कभी भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। सीबीआई, ईडी, आईटी, कोई भी एजेंसी, इसके डर से मायावती बी टीम बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बी टीम बनने का सबसे बड़ा नुकसान उन्हें क्या हुआ वो सबको पता है। 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मायावती का इस्तेमाल किया, उससे मायावती का जन समर्थन घट गया, मत प्रतिशत घट गया और घट करके लगभग 13% हो गया, जबकि ये पहले 22% से भी अधिक था। इसलिए मायावती एक कद्दावर नेता है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और काशीराम की शिष्या है, जो कि दलित आंदोलन, बहुजन आंदोलन से जुड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विपरीत विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी मनुवाद पर आधारित है, इसकी विचारधारा, और मायावती की विचारधारा अंबेडकरवाद पर, बुद्धिज्म पर आधारित है। ऐसे में दो विपरीत सोच वाली पार्टियों का समागम या समर्थन कैसे हो सकता है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के डर से, जिस तरह से पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी ने मायावती का इस्तेमाल किया है, इससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मायावती अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगी। और लोगों को अनुमान है कि जब लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता फरवरी या मार्च में घोषित हो जाएगी, केंद्रीय चुनाव आयोग हरकत में आएगा और चुनाव कराने के लिए तिथियों की घोषणा करेगा। उसके बाद सीबीआई, ईडी, आईटी का खौफ खत्म हो जाएगा और उस समय मायावती इंडिया में आ सकती है। लेकिन पिछले दिनों जो मायावती का स्टेटमेंट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा, उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि मायावती इंडिया में आने वाली हैं या एनडीए में जाने वाली हैं या फिर कोई तीसरा गठबंधन बना करके उसमें शामिल होने वाली हैं। तीसरे गठबंधन या तीसरे मोर्चे की भी संभावना जताई जा रही है। केसीआर, उड़ीसा के नवीन पटनायक और अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी
तीसरे मोर्चे के फिराक में कुछ समय पहले तक तो थी, लेकिन अब नहीं लगती है। लेकिन हो सकता है कि सियासी कवायद रुख बदले और ये तीनों चारों पार्टियां तीसरे मोर्चे में या तीसरे गठबंधन में शामिल हो जाएं और मायावती भी उसमें शामिल हो जाए, लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम है। ऐसा लगता है कि मायावती का हाथी इंडिया के घेरे में बैठेगा और इंडिया गठबंधन के आगे आगे चलेगा हाथी, और उसके बाद हाथ, उसके बाद साइकिल, उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां, जो 28 पार्टियां हैं, जो 28 घटक दल हैं। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो निश्चित है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि दलित वोटों पर और अति पिछड़ी जातियों के वोटों पर मायावती का अधिकार अब भी है। 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती अच्छी तरह से अपने नफे नुकसान को सोच सकती हैं। और जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया की मायावती को की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा मायावती को इंडिया की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित है कि उनके जनाधार में, उनके मत प्रतिशत में और गिरावट हो जाएगी। 2022 से भी कम वोट उनके पास रह जाएंगे, समर्थक उनके पास रह जाएंगे। क्योंकि मायावती के खिलाफ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित वोट के चलते लाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और संभावना है कि उत्तर प्रदेश से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ेंगे, कर्नाटक से भी लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से भी लड़ेंगे। इसी तरह नीतीश कुमार के बारे में अनुमान है कि वो बिहार से भी लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से भी लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो सियासी गणित बैठाई जा रही है उसमें मायावती अगर शामिल होती हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद उनका कुछ वोट बचा रह सकता है, या यूं कहें कि जो 12-13% अभी है वो सुरक्षित रह सकता है। बाकी दलित अति पिछड़े का वोट कांग्रेस के खेमे में जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन ने औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर किया है और अरविंद केजरीवाल सहित 12 पार्टियों के लोगों ने समर्थन किया है, उससे यही लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अगर जीतेगा तो इस देश के 16वें प्रधानमंत्री होंगे। और डिक्लेयर कर दिया गया है, इसलिए अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश आते हैं तो मायावती का जो 12% वोट है यह खिसक करके कांग्रेस के खेमे में चला जा सकता है, क्योंकि हर दलित चाहता है कि दलित प्रधानमंत्री बने, हर ओबीसी चाहता है कि ओबीसी प्रधानमंत्री बने, हर सवर्ण चाहता है कि ऊंची जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, हर जातियां चाहती हैं कि उसका प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री तो कई बन नहीं सकते हैं, बनेगा तो एक ही बनेगा, और इसके अलावा यह विकल्प है कि 1 या 2 उप प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन संभावना यह है कि मायावती इस गणित को, इस सियासी विचारधारा को अच्छी तरह से समझ रही हैं और सही वक्त के इंतजार में है इंडिया में आने के लिए। और इंडिया को भी भरोसा है कि मायावती इंडिया के खेमे में आ जाएंगी। लेकिन अगर दिक्कत कोई है तो वो समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आए। समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़ों की पार्टी है। अगर
मायावती इंडिया में आती हैं तो इसके समाजवादी पार्टी के जनाधार में सेंध लगाने का खतरा इन्हें महसूस हो रहा है। और वैसे भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कभी अच्छे तालमेल नहीं रहे हैं। 2019 में जरूर समझौता हुआ था नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट तो ट्रांसफर हो गया मायावती की पार्टी में, लेकिन मायावती की पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी में नहीं जा सका। इसलिए अखिलेश यादव को सिर्फ 5 सीटें आती हैं और मायावती को 10 सीटें, लेकिन ये 10 सीटें भी मायावती को संतोष नहीं दे सकी। इसलिए वे बाद में गठबंधन को तोड़ दी और दोनों फिर विपरीत धारा में चल पड़े। 36 के आंकड़े हो गए संबंधों के। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मायावती और अखिलेश यादव अगर आपसी समझदारी दिखाते हैं और मायावती अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों का संतुलन बनाते हैं तो नरेंद्र मोदी को हराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर समाजवादी पार्टी इंडिया से हट जाती है, मायावती आ जाती है, तो मायावती और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा दें, इस पे शक है। लेकिन तीनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अगर मिल करके सीटों का तालमेल करके चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 62 से 26 पर ला सकती है। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 62 का उल्टा 26, या हो सकता है कि 26 से नीचे भी आ जाए, 16 पर आ जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश को बेचने का काम किया है, पिछड़ी जातियों के खिलाफ काम किया है, पिछड़ी जातियों को हक अधिकार देने की बात दूर, इनकी गणना तक न कराने की कसम खाई है। और सिर्फ ओबीसी की ही नहीं, बल्कि देश की जनगणना जो हर 10वें साल होती है, 2021 में उसे भी सस्पेंड किया गया, उसे भी नहीं किया गया। अब 2031 में जनगणना होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं। और अगर जनगणना होती है तो उसमें ओबीसी जनगणना की मांग की जाएगी। बस इसी डर से 2021 की जनगणना को रोक दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोई भी कवायद करे नरेंद्र मोदी, लेकिन पिछड़ों का प्रश्न पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जो बोतल से जिन्न बाहर आ गया है तो वो लौट करके फिर से बोतल में नहीं जाएगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन का पीछा करेगा। और अगर ओबीसी के हित में ओबीसी की जनगणना नहीं कराई जाती है, उन्हें हक अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो पिछले 2019 के चुनाव में 44% मत ओबीसी का इन्हें मिला हुआ था। इस बार 14% भी वोट नहीं मिलेगा। और जब ओबीसी हाथ खींच लेगा तो प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में चुनाव जीत नहीं सकते 2024 का। नरेंद्र मोदी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी कब से बने हैं? 2006 में इन्होंने अपना नाम, अपनी जाति का नाम रजिस्टर्ड कराया था ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ी जातियों की लिस्ट में। उसके पहले ये बनिया थे, गुजरात के बनिया, और बनिया सवर्ण जातियों में आते हैं। तो बड़ी चालाकी और धूर्तता के साथ इस देश को धोखा दिया गया है। एक बनिया, अगर ऊंची जाति का बनिया ओबीसी बन जाए, शुरू से नरेंद्र मोदी ने धोखा ही धोखा किया है, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, सियासी स्तर पर हो, हर जगह धोखा देने का काम किया है। पारिवारिक स्तर पर इनके छोटे भाई प्रहलाद मोदी का कहना है,
अमर उजाला में मैंने पढ़ा था कई साल पहले कि इन्होंने संन्यास नहीं लिया बल्कि गहने की चोरी किया था। घर में महिलाओं के जो गहने थे उसको चुरा करके बेच दिया था और पकड़े जाने पर इन्हें घर से आउट कर दिया गया था। और इस बात को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने संन्यास लिया था और 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी को जब भगाया गया, घर से बहिष्कृत किया गया, तो वो जाते हैं और आरएसएस में शामिल हो जाते हैं। और आरएसएस में उस समय प्रावधान था कि कोई शादीशुदा व्यक्ति आरएसएस की सदस्यता या प्रचारक या कोई भी पदाधिकारी पद नहीं मिल सकता है उसे। तो उन्होंने आरएसएस में बताया मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी हूं, जबकि शादी हो चुकी थी यशोदाबेन से। तो हर जगह धोखा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शुरू से अंत तक, और आज भी धोखा ही धोखा दे रहे हैं। संसद सदस्यों का निष्कासन धोखा, महिला खिलाड़ियों के साथ धोखा, किसान आंदोलन के साथ धोखा। किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था तो उस समय सुनिश्चित किया गया था कि एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी, उसके लिए समिति बनाई जाएगी। और भी कई मांगे थी जिसमें गिरफ्तार किए गए किसानों को मुक्त करना था और जो शहीद हुए हैं किसान 750, उन्हें मुआवजा देना था, सहायता राशि देनी थी परिजनों को, और भी कई मांगे थी। लेकिन एक भी मांग नहीं मांगी, धोखा ही धोखा दिया किसान आंदोलन को। इस देश को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया। कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन 10 सालों में भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं हो पाई हैं। आम आदमी के साथ धोखा किया, देश के साथ धोखा किया। 140 करोड़ लोगों को कहा गया था कि काला धन वापस लाएंगे तो 15-20 लाख रुपए यूं ही सबके खाते में पहुंच जाएंगे। वो भी बड़ा धोखा। नोटबंदी का धोखा, जीएसटी का धोखा, बुलेट ट्रेन का धोखा, हर व्यक्ति को घर देने का धोखा। तमाम धोखे नरेंद्र मोदी ने दिया है, इसलिए उनकी जनता में थू-थू हो रही है। कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने का अवसर दिया जाए। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन सक्रिय होता है, सारे गिले शिकवे मतभेद भुला करके एकजुट हो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता है, तो निश्चित रूप से उसकी जीत होने वाली है। वैसे ही चुनावी गणित के आधार पर इंडिया का पलड़ा भारी है। 2019 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले थे और विपक्ष को 63% वोट मिले थे। और 63% वोट जिन विपक्षी दलों को मिले थे, वही विपक्षी दल आज इंडिया में है। अगर 2019 में यह गठबंधन हुआ होता तो 63% वोट लेकर के विपक्ष सत्ता में होता, नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी धूल फांकती होती। लेकिन जो भूल हो गई वो हो गई, लेकिन आगे भूल ना होने पाए, इसके लिए इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है। 37% वोट लेकर के नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं ले सकते हैं। वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी और जो धोखा का नाम मैंने अभी लिया, इतने धोखे हैं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है, सब कुछ नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता है। इसलिए मायावती को चाहिए कि अब अगर वो नहीं सक्रिय होंगी इंडिया में आकर के, तो इंडिया से में भी इनकी पैठ नहीं हो पाएगी चुनाव के बाद। और नरेंद्र मोदी तो रसातल में जा ही रहे हैं, बीजेपी मुक्त भारत तो होने जा ही रहा है। इसलिए मायावती को चाहिए कि अपने नफे नुकसान का आकलन करें और एक निर्णय लें और उस निर्णय के तहत मजबूती के साथ इंडिया में आए और देश भर के अंबेडकरवादियों, दलितों, पिछड़ों से अपील करें नरेंद्र मोदी को हराने के लिए,
तो निश्चित रूप से इंडिया की जीत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।